एमसीडी उपचुनाव के नतीजों ने राजधानी की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। केंद्र, दिल्ली प्रशासन और एमसीडी तीनों जगह पर बीजेपी की ताकत को लोग ट्रिपल इंजन सरकार कहकर प्रचारित कर रहे थे, लेकिन इन उपचुनावों के परिणाम इस दावे से मेल नहीं खाते। 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई, जबकि 2022 में वही वार्ड उसके पास 9 थे, यानी पार्टी को सीधा नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी पर सीधा असर कम पड़ा। आपने चांदनी चौक और चांदनी महल गंवाई, लेकिन नारायणा और मुनका जैसे अहम वार्ड जीतकर अपनी स्थिति बचा ली। सबसे बड़ा उलटफेर कांग्रेस ने संगम विहार ए पर शानदार वापसी के साथ किया। कांग्रेस लंबे समय से निगम राजनीति में कमजोर दिख रही थी, लेकिन इस जीत ने उसके संगठन को नई ऊर्जा दी है। बीजेपी की राहत की बात ये रही कि उसने चांदनी चौक वार्ड आप से वापस छीन लिया। अशोक विहार में वो हारते हारते बचे, सिर्फ 405 वोटों का अंतर रहा। सबसे बड़ी जीत शालीमार बाग बी सीट पर मिली, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिष्ठा से जुड़ी मानी जा रही थी। यहां बीजेपी उम्मीदवार अनीता जैन ने 10,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर पार्टी का मनोबल बनाए रखा। चांदनी महल सीट पर शोएब इकबाल का दांव सफल हुआ। उन्होंने अपने समर्थक मो इमरान को एआईएफबी टिकट से उतारा और उन्होंने आपको 4,692 वोटों से हराकर सबको चौंका दिया। कुल मिलाकर ये नतीजे संकेत करते हैं कि दिल्ली में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। आपने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी और कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से जमीनी ऊर्जा दिखा दी। एमसीडी उपचुनावों के नतीजों में एक बेहद दिलचस्प पैटर्न सामने आया। जहां भी मतदान औसत से ज्यादा हुआ, वहां बीजेपी हार गई और जहां मतदान कम हुआ, वहां बीजेपी जीत गई। कुल 12 वार्डों में औसत मतदान 38.5% रहा। बीजेपी जिन 7 वार्डों में जीती, उन सभी में मतदान इस औसत से कम था। मुंडका, नारायणा, चांदनी महल, संगम विहार और दक्षिणपुरी इन 5 वार्डों में मतदान औसत से ज्यादा हुआ और सभी में बीजेपी पराजित हुई। ये पांचों बीजेपी की पहले से मजबूत मानी जाने वाली सीटें थीं, लेकिन अधिक मतदाता बाहर आए और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। विश्लेषकों के अनुसार अगर वजीरपुर, चांदनी चौक और विनोद नगर जैसी सीटों में भी मतदान औसत के बराबर होता तो बीजेपी को वहां भी हार मिल सकती थी, क्योंकि इन जगहों पर मतदान 2 से 5% कम रहा था और जीत का अंतर भी कम था। यानी साफ है, कम मतदान बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। ज्यादा मतदान आप और कांग्रेस को फायदा देता दिखा। राजनीतिक तौर पर यह संकेत है कि दिल्ली में बीजेपी का वोट ज्यादा उत्साह के साथ बाहर नहीं निकल रहा, जबकि विरोधी वोट बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएं तो परिणाम बदल जाते हैं। एमसीडी उपचुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन इस दृष्टि से भी चिंताजनक रहा कि पार्टी अपने 2 सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में एक भी सीट नहीं जीत सकी। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के 2 वार्डों में उपचुनाव हुए और दोनों में बीजेपी हार गई। हालांकि आम चुनाव में इन वार्डों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। ये परिणाम संकेत देता है कि स्थानीय स्तर पर संगठन कमजोर हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के एक वार्ड में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यह वही सीट थी जो आम चुनाव में एक निर्दलीय के जीतने से चर्चा में आई थी। बाद में वह निर्दलीय बीजेपी में आए और विधायक बने, लेकिन इस बार नतीजा उल्टा रहा। नई दिल्ली क्षेत्र में भी बीजेपी को एक सीट गंवानी पड़ी। पहले दोनों वार्ड बीजेपी के पास थे, अब सिर्फ एक बचा। हालांकि चांदनी चौक क्षेत्र में बीजेपी ने पिछली बार से बेहतर किया और 4 में से 3 सीटें जीत लीं। वहीं पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में पार्टी ने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराया और सभी सीटें बचाईं। इसके उलट उपचुनाव में 5 विधायकों के क्षेत्रों में उनकी ही पार्टी हार गई। इनमें बीजेपी के 3 विधायक और आप के 2 विधायक शामिल हैं। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत अपने क्षेत्रों में पार्टी को जीत दिलाने में सफल रहीं। ये दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में नेतृत्व मजबूत है, लेकिन कई इलाकों में संगठन कमजोर हो चुका है। उपचुनाव में सीटों की संख्या भले ही बीजेपी के लिए निराशाजनक रही हो, लेकिन वोट प्रतिशत के आंकड़ों ने चौंकाया है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 2022 की तुलना में बढ़ा है, जबकि आपका वोट शेयर तेजी से गिरा है। कांग्रेस ने भी वोट प्रतिशत में बड़ी छलांग लगाई है। 2022 में इन 12 वार्डों में बीजेपी को 43.26% वोट मिले थे। इस बार यह बढ़कर 45.09% हो गया। इसके उलट आपको 2022 में 41.05% वोट मिले थे, लेकिन इस बार सिर्फ 34.97% मिले। कांग्रेस को 2022 में 6.18% वोट मिले थे और इस बार यह बढ़कर 13.44% हो गया।
ये आंकड़े संकेत देते हैं कि आपका सपोर्ट बेस खिसक रहा है। कांग्रेस ने उस खाली जगह को भरा है और भाजपा का कोर वोटर अब भी पार्टी के साथ टिका हुआ है। लेकिन सीटें कम मिलने का कारण ये रहा कि बीजेपी के वोट सही जगहों पर केंद्रित नहीं हुए। जहां भाजपा मजबूत थी वहां वो और मजबूत हुई, लेकिन जहां कमजोर थी वहां हार बड़ी मिल गई। चुनाव में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर भारी नाराजगी रही। मुंडका, नारायणा और संगम विहार जैसे वार्डों में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगा कि टिकट गलत व्यक्तियों को दिए गए हैं। इस नाराजगी का असर सीधे मतदान और बूथ मैनेजमेंट पर दिखा। नारायणा में तो बगावत खुलकर सामने आ गई जब बीजेपी के 2 नेताओं ने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया। हालांकि एक का नामांकन रद्द हुआ और दूसरा दबाव में हट गया, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी खत्म नहीं हुई। कई वार्डों में जीत का अंतर बहुत कम रहा, जिससे साफ दिखा कि अगर संगठन पूरी ताकत से काम करता तो परिणाम अलग हो सकते थे। बताया गया कि कई वार्डों में टिकट चयन के दौरान सांसदों और विधायकों की राय को नजरअंदाज किया गया। जहां यह अनदेखी हुई वहीं पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अंदरूनी कलह, गलत टिकट वितरण, स्थानीय नेताओं की उपेक्षा और कार्यकर्ताओं की उदासीनता ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। उपचुनाव नतीजों पर आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी पर तीखे हमले किए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 10 महीने की सरकार का ये लिटमस टेस्ट था जिसमें मुख्यमंत्री असफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन, दौरों और फ्री सिलेंडर के बावजूद पार्टी अपनी सीटें नहीं बचा पाई। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नतीजों को बीजेपी के पक्ष में जनसमर्थन बताया। उन्होंने कहा कि 45% से अधिक वोट बीजेपी को मिले, जो दर्शाता है कि जनता आज भी पार्टी को प्राथमिकता देती है। उन्होंने 12 में से 8 महिला उम्मीदवार उतारने और उनमें से 6 के जीतने को महिला सशक्तिकरण की सफलता बताया। केजरीवाल ने कहा कि उपचुनाव में समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देने का फायदा आपको मिला। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ 10 महीनों में दिल्ली का भरोसा एक बार फिर आपकी ओर लौट रहा है। उन्होंने कहा कि जनता कामकाज आधारित राजनीति को फिर से महत्व दे रही है। मिली एक सीट को कांग्रेस ने बड़ा संकेत बताया। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि संगम विहार में जीत और वोट प्रतिशत बढ़ना दर्शाता है कि जनता फिर कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रही है। उन्होंने कहा कि यह जीत कमजोर संगठन में नई ऊर्जा लेकर आई है। उपराज्यपाल के दफ्तर का नाम अब राजनिवास की जगह लोक निवास हो गया है। इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसमें सरकारी दफ्तरों के नाम बदले जा रहे हैं। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संसद में मास्टर प्लान 2041 को तुरंत नोटिफाई करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्लान लंबित रहने से दिल्ली अनियोजित तरीके से फैल रही है। इससे पर्यावरण और मूलभूत सुविधाओं पर भारी दबाव बढ़ रहा है। 1700 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा तक के एडमिशन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो रही है। अभिभावक दिसंबर के अंत तक आवेदन कर सकेंगे और 3 तरीकों से आवेदन की सुविधा मिलेगी। स्कूल प्रिंसिपलों ने सलाह दी है कि अभिभावक पहले स्कूल के मानक और फीस अच्छी तरह देख ले। विद्यालय के 2 कॉलेजों को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जांच जारी है और सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली की हवा फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के अनुसार AQI 372 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर स्थिति के करीब है। कई इलाकों में प्रदूषण स्तर 400 से ऊपर पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। NSUI और आयशा समेत कई छात्र संगठनों ने इसमें भाग लिया। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम साफ रहेगा और सुबह हल्का कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 22 से 24 और न्यूनतम 6 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कई संगठनों ने चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता कम हो रही है।
आया नगर में डेयरी मालिक की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में रणदीप भाटी गिरोह का नाम सामने आया है। पुलिस गिरोह के एक सदस्य की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही